कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अब क्लियर है मेरी आवाज़? ओके परफेक्ट। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब मुझे आपसे ये पूछना था कि जो हमने अभी तक ऑर्गन्स को कंप्लीट किया है, जिसमें स्प्लीन नहीं, सॉरी, स्प्लीन तो आज स्टार्ट करेंगे। लिवर, किडनीज, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास। ठीक है, ये आप सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें, या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, या आपको प्रोब की पोजीशनिंग, पेशेंट पोजीशनिंग, कोई भी अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन भी है, इवन या कोई पैथोलॉजी भी है जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं और जो मैंने स्लाइड्स Ada बनाई है उसके अंदर वो नहीं है। second year galama. أخذنا قد second year ثلاثون شهور. أبونا وانا كده مش مكانكم جاب بيبر جاب जी जी, प्लीज पूछे। ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है स्प्लीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं। स्प्लीन जो सी होती है वो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट रिबकेज के अंदर होती है। ठीक है, जस्ट अबव द स्टमक। और ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, एसिड स्प्लीन का रोल क्या होता है? इसने फिल्टर करना होता है और स्टोर करना होता है ब्लड को। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो उनसा है उसको बनाती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन चल रहा होता है तो ये उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से निकालती है। ठीक है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, लेकिन स्प्लीन जो सी है वो अपनी ऑन पे वर्क करती है और उसको हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करके इन्फेक्शन को रिमूव करती है। ठीक है, ओवरव्यू देखा जाए, स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है। ठीक है, अडल्ट्स के अंदर जो स्प्लीन का साइज होता है, इट्स द साइज ऑफ एन एवोकाडो। ठीक है, और इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस, इंजरीज, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर स्प्लीन अपने आप पे वर्क कर रही होती है। जैसे हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, हाथ पे कोई कट वगैरह लग जाता है, या कुछ भी, तो उसके रिस्पॉन्स पे स्प्लीन जो सी है वो एक्टिव होती है और वो हमारी बॉडी का जो भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कर रही होती है उसको वो उस टाइम पे सेटल डाउन करती है। ठीक है, अगर तो नेसेसरी होता है, ठीक है, इफ नेसेसरी, तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर मेडिकल स्टाफ होता है वो क्या करते हैं कि स्प्लीन को अगर रिमूव करते हैं। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि स्प्लीनेक्टमी के अंदर ये नहीं होता कि ओवरऑल स्प्लीन जो सी उसको वो वहां से रिमूव कर देते हैं। जो भी स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि उस डिजीज की वजह से खराब हो रही होती है, जितना भी अफेक्टेड एरिया होता है, सिर्फ उसको रिमूव करते हैं। अब इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को स्टोर करता है, ये फिल्टर करता है ब्लड को, जो भी हमारे सेल्स होते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो पुराने आरबीसीज हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको वो एक्सपेल करता है और न्यू को बनाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। एंटीबॉडीज जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है तो इसके रिस्पॉन्स में फाइट करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल है उसको मेंटेन करता है। ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो कि इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हेल्प आउट करता है। अनवांटेड सेल्स और ओल्ड आरबीसीज को ये
एक्सपेल कर देता है, आरबीसी को स्टोर करता है, प्लेटलेट्स को स्टोर करता है, मेटाबोलाइज और आयरन को रिसाइकल करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है। ओवरऑल जो स्प्लीन है इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको स्टोर करता है, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब पता है क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर ये तो मेन काम है ना कि ये स्टोर करता है, फिल्टर करता है, अनवांटेड सेल्स को रिमूव करता है। ठीक है। अब जैसे ही हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जैसे कि बहुत सी ऐसी फीमेल पेशेंट्स होती हैं जैसे उसके अंदर आप कह लें कि फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है। अब उन फाइब्रॉइड्स की वजह से क्या होता है, एकदम से पेशेंट का जो ब्लड होता है वो लॉस होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में भी स्प्लीन का पास जो एक्स्ट्रा ब्लड पड़ा होता है उस टाइम पे वो यूज हो रहा होता है। ठीक है। और वो अराउंड 25 to 30% ब्लड ऐसा होता है जो कि स्प्लीन जोन से अपनी ऑन पर उसको हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो पैथोजेंस होती है उसको डिटेक्ट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, WBCs हो गए, एंटीबॉडीज हो गई। ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल स्प्लीन है। ठीक है। जिसका साइज जो सा होता है एक एवोकाडो जितना होता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है स्प्लीन का जो वॉल्यूम होता है वो 70 से 200 ग्राम्स के दरमियान में होता है। ओवरऑल इसका जो हमारे पास जो बेसिक इसकी लेंथ होती है ना वो होती है 12 सेंटीमीटर। बट अगर एक दफा ये 12 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाता है ना फिर हम इसको बोलेंगे स्प्लीनोमेगैली। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर का एच रखते हैं, 13 पे भी हम लिख देते हैं, 13 जब हो जाए ना हम लोग लिखते हैं माइल्डली एंड लार्ज, माइल्डली एंड लार्ज स्प्लीन। लेकिन एक टाइम पे अगर वो 13 को भी क्रॉस कर जाता है ना तो फिर हम उसको लिखते हैं स्प्लीनोमेगैली। मोस्टली जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं या आपने देखा होगा कि जब आपके पास पेशेंट्स किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए वजह से आते हैं, अब वो जो इन्फेक्शन है वो क्रोनिक फेज की साइड पे जा रहा है, अगर आप पेशेंट का अब्डोमिनल स्कैन करवाते हैं ना तो स्प्लीन का साइज हर पेशेंट के अंदर, नहीं कह रही लेकिन मोस्टली पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि स्प्लीन का साइज जो होता है ना वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज पे सोच रहे होते हैं कि लाइक वाई स्प्लीन जो सी है वो अपने साइज में एनलार्ज हो रही है, ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा इंडिकेट कर रही होती है कि पता नहीं बॉडी के अंदर क्या चीज चल रही होगी जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो एनलार्ज होगी। जाहिर है स्प्लीन अगर एनलार्ज हो रही है तो उसके साथ और भी डिजीजेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब पेशेंट आपके पास आएगा किसी क्रोनिक इन्फेक्शन के साथ तो अगर आप उनका बेसिक एब्डोमेन स्कैन करवाते हैं ना तो स्प्लीन का साइज कौन सा होता है, जैसे नॉर्मली 10-11 तक होता है, आपको 12-13 तक मिल रहा होगा। ठीक है। और जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर तो स्प्लीन का साइज 17, 18, 20 तक भी चला जाता है। तो हम लोग जो फॉलोअप पे रखते हैं पेशेंट्स को वो इसीलिए रखते हैं। ठीक है। विड्थ जोन से होती है उसकी 5 to 7 सेंटीमीटर तक थिक होती है। देन स्प्लीन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। अब जो दोनों पार्ट्स है ना इनका अपना अपना एक रोल है। एक होता है व्हाइट पल्प, एक होता है रेड पल्प। हमने पढ़ा था कि जो स्प्लीन है वो क्या करती है कि WBC जोन से उसको बनाती है जो कि हमारा पार्ट है इम्यून सिस्टम का। और दूसरी बात हमने की थी कि ब्लड ब्लड आज सेल्स को बंद बनाती करना रोड पे है, फिल्टर करती है। दाढ़ी से वाला। जी जी। कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि जो स्प्लीन होती है उसकी बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है व्हाइट पल्प, एक होता है रेड पल्प। अब एक का काम होता है जिसने इम्यून सिस्टम जो सा होता है उसको देखना होता है, और दूसरा जो रेड पल्प होता है उसका काम होता है कि ब्लड को उसने फिल्टर करना है। ओके। तो व्हाइट पल्प जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है इसके अंदर क्या होता है कि WBC जोन्स होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये वाले ब्लड सेल्स जोन्स होते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज क्या करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। इसी तरह से टाइप B एंड टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज जोन से होती हैं, ये भी इसी तरह से बन रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं एंटीबॉडीज को बना के फाइट जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करते हैं। ओवरऑल व्हाइट पल्प जोन सा है उसका काम ये है, इसके अंदर सेल्स जोन होता है वो मेच्योर होते हैं जिन्होंने हमारी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को हैंडल करना होता है। दूसरा हमारे पास आता है रेड बल्ब के अंदर क्या होता है कि फिल्टर के तौर पे काम करता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स पड़े होंगे जो कि डैमेज हो चुके हैं या पुराने हो चुके हैं
या ब्लड का कोई वो वेस्ट मटेरियल है उसको इसने रिमूव करना है, इसको इसने फिल्टर करना है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस, जैसे सपोज अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ भी इस तरह से देते हैं। अब वो चीज जो सी है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो काफी टाइम लॉन्ग टर्म रह रही है, या जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ऐसे हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, अनवांटेड हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं है, उनको ये वहां से रिमूव करती है। ठीक है, जितने भी अनवांटेड डैमेज ब्लड सेल्स हो गई उसको वहां से एक्सपेल करती है। जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर उसकी वजह वो क्या डिस्ट्रॉय करता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैथोजन जितने भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टोर करती है और उसको रिलीज करती है जब भी हमें उसकी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ पे कहीं पे कट लग गया, ये वहां पर जाकर अपना रिस्पॉन्स करेगा। कहीं पर इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में, ये वहां पे जाकर अपना काम करेगा। ब्लड सप्लाई को अगर कहीं पे बूस्ट करना है इन द केस ऑफ एनी इंजरी, फॉर एग्जाम्पल अगर इमरजेंसी कंडीशन है, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एकदम से एचपी लो नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो एकदम से जो स्प्लीन जोन से होती है, जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है, उसके पास जब ये सिग्नल जाता है, तो फॉर द टाइम बीइंग स्प्लीन जोन से वो अपना रोल यहाँ पर आके प्ले करती है। बिकॉज हमारी बॉडी का जो 25 से 30% ब्लड होता है वो स्प्लीन ने एक्स्ट्रा स्टोर किया होता है, जो कि इमरजेंसी की सूरत में वो वहां से वहां पे हम लोग यूज करते हैं। देन ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई जो सी होती है, इसको कहाँ से मिलती है? स्प्लेनिक आर्टरी से। जैसे ही स्प्लेनिक आर्टरी जो सी होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द स्प्लिनोरिनल लिगामेंट। ये आर्टरी जो सी होती है ये सीलिक ट्रंक के साथ इमर्ज करती है, जो कि ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। वीनस ड्रेनेज जो सी है वो जाहिर सी बात है स्प्लेनिक वेन करती है। कहाँ पे? स्प्लीन में एक्यूमुलेट होते हैं ना, तो हम जिस तरह से, जैसे सपोज अगर व्हाइट ब्लड सेल्स, जो व्हाइट ब्लड पल्प है, उसका काम होता है कि जो डेड सेल्स है ना उसको उसने वहां से रिमूव करना है, उसको उसने वहां से एक्सपेल करना है। एक्यूमुलेट वहां पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल्स पड़े हुए हैं या अनवांटेड सेल्स है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आके यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए और फिर उसके बाद जो वहां से एक्सपेल हो जाते हैं, रिमूव करते हैं, बिकॉज उसकी हमारी बॉडी के अंदर जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी जोन से होती है वो ओवरऑल ब्लड जोन से होता है उसको फिल्टर कर रही होती है। स्प्लीन का काम हमने दो पढ़ा, एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स करती है, दूसरा फिल्टर करती है। देखिए, इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का मेजरली हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है आप बताएं? अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, पर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपने नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने नंबर, जैसे हमें से इसका आइडिया होता है कि अगर व्हाइट ब्लड सेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन किसी स्पेसिफिक जगह का हो। ब्लड में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जॉइंट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर का इन्फेक्शन हो सकता है, पेंक्रियाज का कोई भी इन्फेक्शन, इवन हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन का है या वैसे मस्कुलर कुछ भी है, इन्फेक्शन अगर कहीं भी हमारी बॉडी में चल रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी जोन से हैं वो अपने वो नंबर में इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि ये इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो उनसे है ना वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, अब वो जो एंटीबॉडीज बन रही है ना वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो आगे से फर्दर एंटीबॉडी जोन सी हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी जोन सी हैं वो आगे जाके इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, वो उसमें रोल प्ले करती हैं। और फिर भी जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अनवांटेड सेल्स होते हैं उसको वो वहां से एक्सपेल करती हैं। क्लियर है? इसके ओवरऑल दो रोल हो गए, एक इसने इम्यून सिस्टम जोन सा है उसके अंदर इसका रोल होता है, दूसरा रोल जोन से होता है इसने फिल्टर करना होता है एक्सेसिव जो आरबीसीज या फिर ब्लड सेल्स, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव चीज पड़ी होगी, या बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, कुछ भी किस जिस रीजन की वजह से होगा, इसने उसको वहां से एक्सपेल करना ताकि वो हमारी बॉडी को फर्दर हार्म ना कर सके। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे पास ओवरऑल स्प्लीन है, ये स्प्लेनिक आर्टरी है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ये है स्प्लेनिक वेन जहाँ से इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनसे वो रिमूव होता है। ठीक हो क्या? ये हमारे पास बेसिक इसकी
एनाटमी है। देन अब अल्ट्रासाउंड टेक्निक पर आते हैं कि ये सबसे पहले पेशेंट की प्रिपरेशन। आपने पेशेंट को फॉर एग्जांपल, जाहिर है जैसे हम लोग करते हैं स्कैनिंग, 6 आवर्स की फास्टिंग पर हम लोग पेशेंट को रखते ही रखते हैं, पहली चीज तो ये। अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, ऐसा जरूरत तो नहीं होती है, बट अगर प्रिपरेशन हो पेशेंट की तो स्कैन जल्दी परफॉर्म हो जाता है। आपने पेशेंट की फास्टिंग करवानी है फॉर एग्जांपल 5 to 6 आवर्स की। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर भी कोई अमाउंट है पड़ी हुई है, कोई गैस हुआ है, गैसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं और आपको प्रॉपर इमरजेंसी है वो नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से अगर हमें प्रॉपर ऑर्गन जोन से वो विजुअलाइज नहीं हो रहे होते, इस वजह से हम लोग पेशेंट की फास्टिंग लाजमी करवाते हैं। बट स्टिल आपको ऐसा बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है, स्पेशली स्क्रीन को देखने के लिए, ये आपको कभी भी नजर आ जाती है, इसके लिए कोई ऐसा वो बहुत ज्यादा फास्टिंग की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ गॉल ब्लैडर के लिए और पेंक्रियास के लिए होती है। ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने जब पेशेंट का स्कैन परफॉर्म करना है, तो जब आप पेशेंट की लेफ्ट किडनी को देखने के लिए आप पेशेंट की करवट दिलाते हैं, राइट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, यानी राइट साइड पर आप पेशेंट की करवट दिलाते हैं और फिर आप लोग उसकी लेफ्ट किडनी जोन से उसको असेस करते हैं। इसी तरह से आपने उसी पोजीशन के अंदर ही पेशेंट की स्प्लीन जोन सी है उसको भी असेस करना है। ठीक है। और जो पेशेंट का लेफ्ट आर्म है वो अपने पेशेंट से कहना है कि वो अपने सर के ऊपर जोन से उसको रिलैक्स करे। प्रोब की बात की जाए तो 5 to 7 मेगाहर्ट्ज का कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर का रीजन यूज करने का ये होता है कि जितना ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर होगा उतनी ज्यादा डीपली हमारी बॉडी की स्टडी होगी। ठीक है। आपकी मर्जी, अगर तो लीन पेशेंट है तो वो आपको सुपाइन पोजीशन के अंदर भी पेशेंट जोन सा है उसकी वो नजर आ जाएगी स्प्लीन। स्प्लीन को देखने के लिए हमेशा आपने प्रोब जोन सा है उसको अपने लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन में रखना है, यानी प्रोब की पोजीशन जोन सी होगी वो पेशेंट के हेड की तरफ होगी। अब आप अपनी मर्जी से इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी टिल्ट कर सकते हैं, राइट पे भी थोड़ा सा, आप इसको लेफ्ट पे भी टिल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर आपको इस पोजीशन के अंदर पेशेंट की स्प्लीन बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही तो आप पेशेंट की अपनी तरफ करवट दिला लें। ठीक है। अब जब जैसे ही करवट होगी, रिप के जोन से आपको नजर आ रहा है उसके बिल्कुल नीचे ही आपने क्या करना है, प्रोब को रखना है लॉन्गिट्यूडनली में, और आपको बिल्कुल सामने एक साइड पे किडनी जोन सी है वो नजर आ रही होगी, जिस तरह से हम लोग लिवर को देखते हैं। तो ये देखें, ऐसे हम लोग को लिवर नजर आता है और ये किडनी नजर आती है। इसी तरह से जब आपको लेफ्ट किडनी नजर आएगी तो उसके बिल्कुल ऊपर आपको क्या नजर आएगी, स्प्लीन। ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल लेफ्ट किडनी है। लेकिन हम लोगों ने अगर प्रॉपर पोजिशनिंग लेनी है, इसके अंदर भी ये होता है कि हमने इसका लैंडमार्क जोन सा होता है डायफ्राम को रखा होता है। ठीक हो गया। एक चीज ये हो गया। अब इसको जब आपने मेजर करना है तो जैसे हमारे पास लिवर के लोब्स होते हैं, स्प्लीन का कोई लोब नहीं होता, लेकिन एक चीज ये होती है कि स्प्लीन की आपके पास ओवरऑल जो अपेयरेंस होती है ना वो ऐसी नहीं बनती। आपको हमेशा स्प्लीन इतनी ही नजर आई, लेकिन इसका यहाँ तक होता है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुआ होता है। अब जब आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है ना तो आपने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मेजर करना है। ठीक है। ये होगी इसकी लेंथ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ को ही मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लिया, ये हमारे पास इसका एज जा रहा था, मैंने इसको मेजर कर लिया। अब बहुत से लोग इसको इस तरह से भी लेते हैं और स्प्लेनिक वॉल्यूम को भी लेते हैं। ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी विड्थ को मेजर करना होता है। अब हमें तो यहाँ तक ये नजर आ रहा है, लेकिन हमें अगर यहाँ से अंदाजा लगा इमेजिन करें तो यहाँ से इतनी होगी, उसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाना। तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी और ओवरऑल स्प्लीन की विड्थ भी आ जाएगी। जैसे ही हम लोग इसकी दो मेजरमेंट लेंगे हमारे पास ओवरऑल स्प्लीनिक इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं आता तो ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। मोस्टली हम लोग सिर्फ स्प्लीन की जो मेजरमेंट है वो सिर्फ लेंथ में देते हैं। बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर आपको पैथोलॉजी नजर आ रही है या स्प्लीनोमेगैली नजर आ रही है या स्प्लेनिक्सिस नजर आ रही है, कोई ऐसी पैथोलॉजी अगर आपको फील हो रही है, तो फिर आप प्रॉपर उसकी मेजरमेंट दे, उसकी विड्थ भी आपने साथ मेजर करके देनी है और स्प्लेनिक इंडेक्स जोन से आपने इसके अंदर उसको भी मेजर करके पेशेंट को रिपोर्ट बना के देनी है। नॉर्मली जोन सी होती है वो 12 तक होती है, और 13 तक हम लोग उसको 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हैं। अगर 13 तक आ रही है आप उसको माइल्ड या लार्ज लिख दें, लेकिन अगर 13 से वो आगे की तरफ जा रही है, लाइक 13.3, 13.45 जितनी भी जा रही है, आपने उसको स्प्लीनो में गैली रिपोर्ट करनी है। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल, ये देखें, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें लॉन्गिट्यूडनली रखना है आपने, प्रोब पेशेंट के हेड की तरफ होगा। लेकिन अब आप इसको अपनी, हाँ जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लेंथ को मेजर करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने विड्थ को मेजर करना है।
प्रोब जो सा है वो सबसे पहले आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ही रखना है, फिर आप इसको थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट भी लेके जा सकते हैं ताकि आपके पास स्प्लीन जोन है वो इस तरह की इमेज दे। तो आप इसको अपने मुताबिक रोटेट भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स। क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर ये बहुत अच्छी आपको प्रोब रखते साथ ही नजर आ जाएगा, कुछ पेशेंट्स ऐसे जिसके अंदर आपको ढूंढना पड़ता है, आपको प्रॉपर इसकी इमेज जैसे आपने देनी है ना, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा इमेज को बेस्ट करना पड़ेगा। स्प्लेनिक वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे कि स्प्लीन का जो हमारे पास ओवरऑल जो लेंथ होती है ना, वो हमारे पास होती है आप कह लें 12। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका 13 तक क्या कहते हैं, नॉर्मली हम इसको रखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर थिक आ जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप स्प्लेनिक इंडेक्स की बात करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है लाइक नियरली अबाउट, इसका मुझे ऐसा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन आप कह ले 400 to 430, इसके राउंड अबाउट ही आपके पास आता है, सेंटीमीटर क्यूब्स में आता है। क्लियर है? 400 to 450 समथिंग इतना आता है। हाँ जी। नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नॉर्मली अडल्ट की जो लेंथ होती है वो आपके पास वेरी करती है, जो उसकी अपर मोस्ट लिमिट होती है वो हमारे पास 12 है। अगर वो 12 को एक्सीड कर रही है तो फिर वो हमारे पास स्प्लीनोमेगैली ही होती है, लेकिन हम लोग 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हैं ताकि हम लोग एकदम से पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली इसलिए ना दें बिकॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन भी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पेशेंट की बॉडी में है तो उसके रिस्पॉन्स में वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एकदम से जब आप लोग स्प्लीनोमेगैली देते हो तो पेशेंट इस चीज को लेकर डर जाता है, या डॉक्टर इस चीज को देख के थोड़ा सा सोचते हैं कि लाइक स्प्लीनोमेगैली क्यों हो रही है, पता नहीं क्या साइज होगा उसका। हम लोग उसको माइल्ड या लार्ज लिख देते हैं 13 तक, लेकिन अगर वो 13 को भी क्रॉस करते हैं फिर हम लोग स्प्लीनोमेगैली ही देते हैं। अडल्ट पेशेंट की जो हमारे पास लेंथ होती है वो 10 12 11 12 10 8 9 10 11 इतनी होती है, वेरी करती है। जैसे मेल्स होते हैं उसके अंदर आपके पास 11 तक भी आ जाती है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो वो 10 तक भी आ जाती है। तो ये वेरी करता है हर पेशेंट के अंदर, बस हमारे पास इसकी मैक्सिमम लेंथ जो सी होती है वो 12 होती है, 12 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 12 से 13 के दरमियान में हम लोग माइल्डली लार्ज देंगे, और अगर 13 को भी एक्सीड करेगा फिर हम लोग उसको स्प्लीनोमेगैली दे सकते हैं। बट ये ओके होता है, ये जब आप लोग स्कैन करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको उस चीज का आइडिया हो जाएगा। और हम लोग हमेशा जो क्लिनिक इंडेक्स है वो सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं, और वो हमारे पास 450 तक आई थिंक सो मैक्सिमम होता है। ये देखें, इस तरह से हमने प्रोब को रखना होता है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में, पॉइंटर पेशेंट के हेड की तरफ होगा और यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपरली देख रहे होते हैं। और इस तरह की हमारे पास इमेज बनती है, इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना होता है, ये वाली जो लाइन। नॉर्मल सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स की अगर बात की जाए तो स्प्लीन जोन सी होती है वो हमारे पास, उसकी अपर लिमिट जोन सी है वो 12 तक होती है। उसकी शेप जोन सी होती है वो ऑब्लोंग या फिर वेज शेप होती है, प्रॉपर स्मूथ बॉर्डर्स होते हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, प्रॉपर हमें होमोजेनस इको टेक्सचर मिल रहा होता है। और स्प्लीन जोन सी होती है, आपने इसका जो लिवर का लेफ्ट लोब होता है ये आपको समटाइम्स यहाँ पर नजर आता है, जब आप लोग लोब को थोड़ा सा यहाँ से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास लिवर का लेफ्ट लोब आ रहा है। ठीक है, आपने लेफ्ट लोब के हिसाब से इसकी जो इकोजेनेसिटी है उसको आपने देखना है, और इसकी इकोजेनेसिटी जो सी होगी वो डार्कर होगी, यानी लिवर जोन से आपको थोड़ा सा हाइपर इक्विक यानी ब्राइट में नजर आएगा, और स्प्लीन जोन सी होगी आपको होमोजेनस हाइपर इक्विक में नजर आएगी एज कंपेयर टू द लिवर। तो मैं बच्चे आपको यही तो बता रही हूँ, आपको प्रॉपर इस तरह की इमेज ही नजर आएगी। आपके पास जो ये वाली इमेज है यहाँ से आपके पास प्रॉपर बॉर्डर नहीं आता, आप लोग उसको असेस कर भी नहीं सकते हैं।
ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको राइट पे लेके जाएंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी, लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो सिर्फ ये चीज नजर आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बस उसको बाहर ले जाएंगे बस। क्योंकि हम उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है हमारे पास स्प्लीन होती है, तो हम लोग उसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ उसकी मेजरमेंट ले लेंगे। और तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, लेंथ आपको प्रॉपर ही नजर आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मान लूं कि लेंथ को देखने के लिए आपके पास प्रॉपर इमेज नहीं आ रही, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको स्कैन करना आता है तो लेंथ जो सी है वो हमेशा आपकी प्रॉपर है। विड्थ के अंदर थोड़ा सा होता है लेकिन लेंथ हो ही नहीं सकता, आपको हमेशा लेंथ ऐसी ही नजर आएगी जिस तरह से ये हमारे पास इतनी चीज हमारे लिए कम से कम जरूरी होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। डायफ्राम हमारे पास एक लैंडमार्क होता है, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसको प्रॉपरली मेजर करना होता है। अगर आपको स्कैन परफॉर्म करना आता है तो हो ये पॉसिबिलिटी मैं मान ही नहीं सकती कि आपको लेंथ में लेने में कुछ हुआ। आपने सिर्फ लैंडमार्क रखना है डायफ्राम को, और प्रॉपर आपको उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो नजर आ रहा होता है। जिस तरह से हमें पता है कि ये मेरा डायफ्राम है, यहाँ से मैंने इसको मेजर करना है और मैंने इसको यहाँ तक लेकर आना है, ये मेरे पास इसका एज है, ये मेरे पास इसके एंडिंग पॉइंट है। विड्थ के अंदर होता है। आप लोग मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे हैं? ये पता नहीं मैंने कितनी दफा ये बात बता दी है कि ओवरऑल हमारे पास जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम लेंथ होती है। अगर वो 12 to 13 होगा तो हम उसको माइल्डली एनलार्ज देंगे। अगर वो 13 को क्रॉस कर जाता है फिर हम लोग उसको स्प्लीनोमेगाली देते हैं। अगर आप 12 से ऊपर भी स्प्लीनोमेगाली दे देंगे तो वो भी हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, बट बेसिकली जब हमने उसको मेजर करना है तो 13 से हम लोग उसको देखते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट चीज वेरी कर रही होती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर आपके पास अगर आ जाएगा 11 to 12, दैट इज नॉर्मल। 13 1, 13 2, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही लिखना है इसको। और साथ में सेंटीमीटर, हमेशा सेंटीमीटर को कभी नहीं भूलना आपने, साथ उसके यूनिट्स जोन से उसको लाजमी लिखना है, यूनिट्स को नहीं भूलना कभी भी। 13.1 भी होगा तो आपने उसको स्प्लिनोमेगली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास अगर मेल पेशेंट आता है तो 10 to 11 तक भी आ जाती है, फीमेल पेशेंट आती है तो 8 9 तक भी आ जाती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बस आपको उसकी मैक्सिमम का पता होना चाहिए। बेशक किसी पेशेंट के अंदर 11 भी आ जाए, फीमेल पेशेंट उसके अंदर 11 भी आ जाए, आपको क्या लगे इससे? आपके पास तो मैक्सिमम लेंथ तो नहीं आ रही है ना, मैक्सिमम आएगी तो फिर ही आपने स्प्लेनोमेगाली लिखना है ना। हमने एनलार्ज तो तभी देना जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को वो क्रॉस करेगा, जब तक उसको नहीं क्रॉस करेगा हम उसको नॉर्मली लिखेंगे। आइदर 12 भी आ जाएगा तो आप उसको नॉर्मली लिखेंगे, 12.1 पे जाएगा तो फिर आपने लिखना तो आप स्प्लेनोमेगाली लिख लें, अगर नहीं लिखना तो आप माइल्डली एनलार्ज लिखते हैं। 13 तक हम लोग इस चीज का वेट करते हैं, 13 के बाद हम लोग उसको स्प्लेनोमेगाली देते हैं, आइदर वो 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है। क्लियर है? क्लास क्लियर है? क्लियर है मैम। ठीक है, फिर उसके बाद जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आती है। देन वेस्कुलर सप्लाई की बात की जाए तो स्प्लेनिक आर्टरी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, स्प्लेनिक वेन जो सी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से रिमूव करती है। फिर एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल मैस, अगर आपको किसी तरह की कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर, कोई अदर मैस नजर नहीं आ रहा तो आपने उसको नॉर्मल में ही लिखना है। और जो इसके पास नेबरिंग ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर आपके पास पेंक्रियाज आ जाता है, लेफ्ट किडनी आ जाती है और कोलोन आ जाता है। ये हमारे पास नेक्स्ट ये स्प्लीन आ रही है। अब ये देखिए इसके अंदर पेशेंट की पोजीशन कैसी है। आपने पेशेंट की अपनी तरफ करवट दिलानी है राइट साइड पे, और यहाँ पर आपने प्रोब रखना है जहाँ पर इन्होंने ब्लैक मार्कर लगाया हुआ है, और यहाँ से पेशेंट के हेड की तरफ जो प्रोब का इंडिकेटर होगा वो होगा। ठीक है, करवट दिला के अगर आप पेशेंट का स्कैन करेंगे ना और आपको स्प्लीन जो से बहुत अच्छी नजर आएगी। और ये देखिए अगर आपको ऐसी भी स्प्लीन नजर आ रही है तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैयर कर लें। अगर किडनी आ रही है, किडनी के साथ आपको कोई सरोकार नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे स्प्लीन को देखना।
इसके अंदर हमारे पास वो नहीं है, जिस तरह से हमारे पास लिवर होता है तो हम कहते हैं ना लिवर का एपी व्यू है, सीसी व्यू है। स्प्लीन के अंदर की चीज नहीं होती है। आपको अगर स्प्लीन प्रॉपर नजर आ रही है तो आप उसकी मेजरमेंट देते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसके साथ आपको कौन कौन से ऑर्गन जोन से वो नजर आ रहे हैं। फिर स्प्लीनोमेगाली सबसे पहली पैथोलॉजी है हमारे पास। इसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लीन की। अगर 12 सेंटीमीटर और अपवर्ड लेंथ हमारे पास 14 सेंटीमीटर, अगर कोई जितना ज्यादा टॉल होगा उसके उस हिसाब से होती है। अगर बहुत ज्यादा कोई टॉल मैन है, फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट 6'3" 6'5" तक भी आती है ना, तो जितना ज्यादा उसकी लेंथ वो हाइट होगी ना, उस हिसाब से उसकी स्प्लीन का साइज जो है वो 14 तक भी जा सकता है। तो आपने उस चीज को देखना। नॉर्मली हमारे पास 12 सेंटीमीटर अपर लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से इसको देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर का एज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो थोड़ी बहुत लार्ज हो सकती है। तो 13 के बाद अगर हमारे पास उसका वो मेजरमेंट ज्यादा आएगी, फिर हम उसको स्प्लीनोमेगाली देंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा टॉल पेशेंट है, तो फिर अगर उसके हिसाब से उसकी 14 भी आ रही है तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। आप लोग उसको फॉलो अप पे रखेंगे। अगर स्टिल आपके पास इतनी आ रही है तो फिर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये नॉर्मल है इतनी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास अपर लिमिट 12 होती है, ठीक है। आपने प्रॉपर उसका फॉर्मूला जो सा होता है स्प्लीन का वॉल्यूम का, आपको वैसे तो यहाँ पे मैनुअल फॉर्मूला गिवन है, लेकिन जब आप लोग स्कैन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप एक लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट भी देते हैं ना, तो ओवरऑल स्प्लीनिक वॉल्यूम जो सा होता है वो आपके पास खुद ब खुद ही आ जाता है। आपको उसके अंदर वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से अगर मैं जाहिर है स्प्लीन को मेजर करूंगी तो मुझे दिखने में ही पता चल रहा है कि स्प्लीन का वॉल्यूम जोन सा है वो, ओवरऑल उसकी लेंथ जोन सी है वो एनलार्ज है। अभी देखें यहाँ पे मुझे उसका आउटर बॉर्डर नहीं प्रॉपर नजर आ रहा, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ है कि वो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ही मेजर करूँ। बॉर्डर्स का बहुत ख्याल करना। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है स्प्लेनिक इन्फॉक्शन। स्प्लेनिक इन्फॉक्शन के अंदर क्या होता है कि इस्कीमिया के रिजल्ट की वजह से इन्फॉक्शन जो है वो प्रॉपरली हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे इसके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता अनटिल अनलेस ये हमारे लिए कोई मुश्किल जब तक ना हो, ठीक है। पेशेंट्स अगर स्प्लेनिक इन्फॉक्शन के साथ आते हैं, उनको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन रहती है, फीवर, चिल्स और ये सब चीजें, abdominal पेन ये उनको रहता है, ठीक है। पेशेंट आपके पास इसी तरह से ही रिपोर्ट होगा। अब आपने ये देखना है कि किस जगह पे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि स्प्लीन, अगर पूरी स्प्लीन है तो इसके अंदर ये देखें, अगर आपके पास ये नॉर्मली होमोजेनस आ रहा है, अब इतने एरिया जोन सा ये आपके पास कैसा आ रहा है, माइल्ड हाइपर एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द स्प्लीन, तो आपको इसी से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास आके इन्फेक्शन जोन सा वो कॉज हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको कैसा नजर आएगा, जहां पर इन्फेक्शन हुआ होगा वहां पर आपको मोर हाइपोइक्विक स्ट्रक्चर जो सा है या एरिया जो सा वो नजर आएगा, ठीक है। वो आइसोइक्विक भी हो सकता है, और समटाइम्स हमारे लिए अल्ट्रासाउंड के ऊपर उस चीज को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। द ब्राइट बैंड साइन कैन बी सीन विद इन द इन्फार्क्ट लीजन। आपके पास एक साइन बनता है जो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको इस चीज का अंदाजा हो सकता है। सोनोग्राफिक फीचर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो राउंड भी हो सकता है, वो इरेगुलर भी हो सकता है, वो स्मूथ सा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रास्ट इनहेंस्ड अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करवाते हैं। उसके अंदर आपको जितने भी सारे फेजेस होते हैं उससे आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली रेडियोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करते हैं। और जैसे जैसे वो इन्फेक्शन जोन सा है वो मेच्योर होता रहता है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, स्कारिंग जोन सी होती है, तो आपको वो ज्यादा हाइपर एक्विक नजर आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर वहां पे कोई फ्लूइड होगा या कोई लिक्विड फिक्शन होगी तो फिर वो एरिया जोन सा आपको एनिक नजर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड या फ्लूइड जोन सा है वो हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसा नजर आता है। अल्ट्रासाउंड पे हमें वो कैसा नजर आता है, एनिक्विक, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं, इससे हमें इस चीज के बारे में आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर क्या कॉज हो रही है, इन्फेक्शन कॉज हो रही है, ब्राइट बैंड अपेयरेंस, ठीक है। अब ये कब होता है, हमारे पास जैसे जैसे इन्फेक्शन मेच्योर होता रहता है ना, हमें उसके अंदर कौन कौन सी वो इकोजेनेसिटी मिलती है, हाइपर एक्विक, ठीक है। और अगर वो बहुत ज्यादा वो उस फेज में होगा तो हमें हाइपो एक्विक सी अपेयरेंस जोन से उसकी वो भी मिल सकती है, जिसको हम लोग डार्क अपीयरेंस कहते हैं, जो हमें ब्लैकिश टोन में मिलती है। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होगा हमें वो हाइपर एक्विक भी नजर आती है, जिस तरह से हमें ये नजर आ रहा है, ब्राइट बैंड्स नजर आ रहे हैं हमें इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आती है स्प्लेनिक सिस्ट। अब स्प्लेनिक सिस्ट जो से एपिथेलियल सिस्ट भी हो सकती है या एपिडर्मोइड सिस्ट भी हो सकती है, या सिंपली एक सिंपल सिस्ट भी हो सकती है। 20% सिस्ट जो सी होती है वो हम लोग सिर्फ उसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी कि पेशेंट, हमें पता है कि अगर सिस्ट अगर हमारे पास कहीं आ गई तो सिस्ट हमें हमेशा कैसी नजर आती है, एनेक नजर आ रही होती है।
ठीक है। अब इसके साथ स्प्लेनोमेगैली जोन से वो भी कोएग्जिस्ट कर सकती है। फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर एनेक्विक से हाइपोइक्विक एरियाज हमें नजर आएंगे, ठीक है, लीजन नजर आएगा। अब अगर उसके अंदर हमें इंटरनल एकोज नजर आ रही हैं तो वो किस वजह से हो सकती है, पस या डब्रिस की वजह से हमें वो इंटरनल एकोज जोन से वो नजर आ सकती हैं। अब स्प्लेनेक्सिस्ट के इमेज के अंदर ये देखें, स्प्लीन के अंदर ये है सिस्ट की फॉर्मेशन, एक ये है और एक ये है। और एक और चीज, अगर कभी भी डायलेटेड वेसल और सिस्ट के दरमियान में अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो आपने उसके अंदर ब्लड सप्लाई को ऐड करना, ताकि आपको फौरन उसी चीज पे पता चल जाए कि आइदर ये सिस्ट है या फिर वेसल। अगर वेसल होगी तो उसके अंदर ब्लड फ्लो डिटेक्ट हो जाएगा, और अगर वो सिस्ट होगी तो उसके अंदर ब्लड फ्लो तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। बस, दिस वाज लेक्चर ऑफ स्प्लीन। एनी क्वेश्चंस? नहीं, स्प्लीनिक ट्रोमा की पिक्चर नहीं है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। किडनी में ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स प्रोब की पोजीशनिंग में हम लोग उसको लेते हैं जब प्रोब का पॉइंटर जोन सा होगा वो आपकी तरफ होगा, दैट इज द ट्रांसवर्स इमेजिंग। और अगर आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल होगा तो वो हमारे पास एक्सियल इमेजिंग होगी। जहां पर आपको किडनी नजर आएगी ना, वहां से ही आपने प्रोब को ट्रांसवर्स में कर देना, यानी प्रोब का जो हेड होगा वो आपकी तरफ हो जाएगा। जैसे ही वो आपकी तरफ होगा आपको साथ ही ट्रांसवर्स उसके अंदर नजर आ जाएगी, किडनी ट्रांसवर्स में नजर आ जाएगी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, इंशाल्लाह कल आपकी लास्ट क्लास होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी गायनी की रिपोर्टिंग भी रहती है, ओप्स की रिपोर्टिंग भी रहती है और abdomen की रिपोर्टिंग भी रहती है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ईद के बाद हम डिफरेंट सेशंस जो से हैं वो वर्कशॉप्स उनसे उसको अरेंज करें ताकि हम आपको प्रॉपर जो रिपोर्टिंग है वो करवा सकें। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है